नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष जो आपका तीसरा चैप्टर जो आपका चल रहा था, उसका मैं आज आपको पार्ट 2 वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो जो है आपको अपलोड करवा दी थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो जा करके देख लें, जिससे आपको जो है पार्ट 2 वीडियो जो आप देखें तो आपको जो है कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं, तो इसलिए वो जा करके ज़रूर देख लें और इस वीडियो को आप बिना किसी स्किप के जो है पूरी वीडियो देखें। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो बहुत अच्छे से जो है पूरा समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले हम आपको जो आपका ये है क्या नाम है, प्रबल जाति हो गया, संस्कृतिकरण हो गया, उसका जाति का समकालीन रूप, ये सब चीज़ें जो हम आपको जो है पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है, जाति व्यवस्था क्या होता है, जाति व्यवस्था मतलब दो सिद्धांत है ना। उसके बाद आपका संगठन कौन सा है जाति का, जाति की सामान्य विशेषता, तो ये सब चीज़ें जो हम आपको पार्ट 1 वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जा करके वीडियो सबसे पहले देख लें। अब जो हम शुरू करेंगे वो है जो हमारा 7वें पॉइंट से चालू होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर दें। समकालीन दौर में जाति व्यवस्था उच्च जातियां नगरीय मध्यम व उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है। अब क्या हो रहा है कि समकालीन दौर मतलब जब आपका भारत आज़ाद हुआ है उस समय से इसकी बात की जा रही है। तो क्या हो रहा है कि अब जाति व्यवस्था जो बिल्कुल ख़त्म होते जा रही है। उच्च जातियाँ हो गई, नगरीय मध्यम और ऊँचे वर्ग के लोग जो है वो सब क्या है, इन सब चीज़ें अब भूलते जा रहे हैं कि जाति व्यवस्था भी कोई चीज़ है। तो अच्छी बात है, ये सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब देखने को नहीं मिल रही है। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है। उसके बाद आजकल जो है ना, विशेषकर शहरों में विभिन्न जातियों के लोग अच्छी तकनीकी शिक्षा योग्यता पाकर एक विशेष वर्ग में परिवर्तित हो गए। अब क्या हुआ है कि लोगों को शिक्षा मिल रहा है ना, तकनीक का साधन है, स्वास्थ्य है, हर चीज़ मिल रहा है। तो अब क्या जाति व्यवस्था पर जो है लोगों का जो है शहरी क्षेत्रों में जो है विश्वास उठ चुका है। वो अभिजात वर्ग कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अभिजात वर्ग। जो जिन पे पैसा है, ये सब चीज़ें हैं, सब चीज़ है, सुख सुविधा, वो क्या है, अभिजात वर्ग कहलाते हैं। राजनीतिक और उद्योग व्यापार में भी इन जातियों का वर्चस्व बढ़ने लगा है। तो जिनके पास में शिक्षा है, इन सब चीज़ों का अभिजात वर्ग का है, तो इन्हें कहा गया है कि उद्योग व्यापार क्षेत्र में भी क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में भी जिन पे पैसा है, शिक्षा योग्यता है, वो क्या है, अपने वर्चस्व को कायम करते जा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिजात वर्ग के सदस्यों की मूल जाति अदृश्य हो गई है। तो इसलिए क्या है, अब जो है नई जाति का निर्माण हो गया है, गरीब और अमीर वाला। ये आपका अब नया जाति हो गया है ना। तो ये सब चीज़ें किस लिए आ रही है? शिक्षा और पद्धति, ये सब स्वास्थ्य के योग्यता, नए तकनीकों के कारण, इन सब के कारण क्या है, आते जा रही है। और जो पुरानी जाति व्यवस्था जो जिस पर आधारित थी, वो सब चीज़ें जो अब ख़त्म होते जा रही है। दूसरी ओर अनुसूचित जाति जनजातियों, पिछड़े जो जातियाँ सरकार नीतियों के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त कर उच्च स्तर की नौकरियों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि सरकार ने क्या नए नियम कानून बना दिए हैं कि जो अनुसूचित जाति, जो पिछड़े SC ST, उसके बाद OBC हो गए, तो इन सब के लिए क्या करा गया है कि जो है नए नए आरक्षण के लिए जो है नियम जो है नए नए जो है आपको उनको संस्थाओं में प्रवेश करवाने के लिए, जो है नौकरियाँ देने के लिए जो है नए नए नियम बना दिए, जिसके कारण क्या अब उनको भी जो है आराम से नौकरी मिल जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरक्षण का लाभ पाने के कारण जाति अदृश्य हो गई। अब क्या हुआ है, इसके कारण भी क्या हुआ है कि अब इन पे पैसा, हर चीज़ आ गया है। इसके कारण क्या हो रहा है कि अब ये जाति व्यवस्था से भूल चुके हैं बिल्कुल, ये सब चीज़ें जो है ख़त्म हो गई है। तो आशा करता हूँ आप एकदम से इसको जो है अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आपका आता है जनजातीय समुदाय क्या होता है। जनजातीय समुदाय होते हैं, जनजातीय समुदाय ऐसे समुदाय थे जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते थे। अब लोग क्या, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये सब चीज़ें जो है ना आपका, तो ये सब क्या है, हमें पता है कि ये सब धर्म है, सनातन धर्म हो गया। लेकिन जो जनजातीय समुदाय होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, इन सब का कोई नियम कानून नहीं होता, ये सब क्या अपने मनमर्जी के होते हैं, है ना। जाति जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, ना वे हिंदू थे और ना ही किसान, मतलब कुछ भी नहीं थे। वो सीधा अपना जो है रोज़ का नए काम करना, ये सब चीज़ें करना, वो सब करते थे। उनका कोई भी जो है जाति धर्म नहीं होता था। तो यही आपका क्या है, जनजातीय समुदाय की विशेषता है। उसके बाद आपका आता है जाति और जनजाति में अंतर आता है। क्या आता है? जाति और जनजाति में अंतर। तो जाति देखो, सबसे पहले एक शुद्धता और अशुद्धता पर क्या है, आधारित होता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, शुद्धता और अशुद्धता पर जो है जाति आधारित होता है। उसका धर्म में विश्वास, लिखित ग्रंथ मिलते हैं आपको जाति व्यवस्था में। जाति एक अधिक्रमित संगठन है ना, क्रम से चलने वाला है। इसमें क्या है,
बहुत सारे मतलब जातियों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, लगभग 3000 से ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसका जनजाति की विशेषता है कि नातीदारी पदाधिक सामाजिक संगठन है। जनजाति का कोई धर्म ग्रंथ नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, जनजाति समतावादी संगठन है कि सब जो है मिलजुल करके रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आप ये इसमें लिख सकते हैं, अंतर आए तो। उसका जनजातीय समाजों का वर्गीकरण किया गया 2 प्रकार से। किस प्रकार से? जनजातीय समुदायों का जो है 2 प्रकार से वर्गीकरण किया। सबसे पहला एक स्थायी विशेषक है, इसमें क्षेत्र, भाषा, शारीरिक गठन सम्मिलित है। मतलब स्थायी विशेषक में है कि जो हमें जो है पहले से ही प्राप्त है, हमने कहीं से छीना या फिर लिया नहीं है, हमें जो है ये जन्म से ही प्राप्त है। जैसे कि भाषा होता है, क्षेत्र होता है, शारीरिक संगठन होता है, शरीर जो है हमें वो क्या है खुद मिलता है। और दूसरी तरफ आपका अर्जित विशेषक है, जिसे अब जो है क्या करते हैं, अर्जित विशेषक में क्या होता है कि हम जिसे अर्जित करते हैं, क्या करते हैं, जैसे कि जनजाति में जीवन यापन के साधन, हिंदू समाज की मुख्य धारा से जुड़ना, जैसे मुख्य धारा हिंदू समाज की विचारधारा, धर्मकांड, कर्मकांड सबको अपनाना। तो ये सब क्या है, अर्जित विशेषक है। क्या है? अर्जित, जिसे हमने क्या है खुद चुना है, हमें जन्म से नहीं मिला था ये, हमने क्या है इसको खुद चुना है। तो वो आपका हो जाएगा अर्जित विशेषक। उसके बाद आपका आता है जनजातीय वनों में पृथक रहने वाले आदिम समुदाय नहीं है। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जनजातीय वनों में जो पृथक रहने वाले जो आदिम समुदाय नहीं होती, मतलब जो अलग जो रहते हैं वो क्या है, आदिम समुदाय नहीं है। तो अब देखते हैं इसको क्या है। कुछ विद्वानों ने जनजातियों को ऐसी द्वितीय परिघटना माना जो शोषणात्मक उपनिवेशवादी संपर्क के कारण अस्तित्व में है। अब कुछ विद्वानों ने क्या कहा कि जनजाति जो है ना वो क्या हुआ है, कोई ऐसा घटना हुआ है, उनके साथ शोषण हुआ है, या फिर उपनिवेशवाद जो अंग्रेज जो थे उन्होंने कुछ ऐसा करा है जिसके कारण क्या है ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। आदिवासी सदा ही इतने पीड़ित समूह नहीं थे कि जितने आज हैं। उन्होंने ये कहा कि पहले की स्थिति इनकी अच्छी थी, अब की स्थिति और ख़राब हो गई है। मध्य भारत में अनेक गोंड राज्य रहे हैं, जैसे गढ़, मांडला, चांदा। आदिवासी लोग अक्सर अपनी आक्रामक क्षमता और स्थानीय सैन्य दलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से मैदानी इलाकों पर अपने प्रभुत्व का प्रयोग करते थे। मतलब पहले उन पे क्या था, हर चीज़ था। जैसे कि मान लीजिए कोई बाहर से अंग्रेज वगैरह आते थे तो उन्हें जो है वो सब जो उन सबसे लड़ाई तक कर लेते थे, मतलब इतना उन पे संसाधन वगैरह ये सब चीज़ें थी। तो पहले की स्थिति इनकी ज़्यादा अच्छी थी, अब की जो है ख़राब हो गई है। कुछ आदिवासी समुदाय व्यापार भी करते थे, अब लोग व्यापार भी करते थे, मतलब थोड़ा विकसित भी थे, जिनके अंतर्गत वे वन्य उत्पादन, नमक, हाथी बेचना ये सब चीज़ें काम जो है वो करते थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा वाले समाज के संपर्क में ला दिया। जनजातीय समूह नए संपर्क में आए, अन्य लोगों से अपने आप को अलग दर्शाने के लिए स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने लग गया। अब उन्होंने क्या करा, मतलब सब चीज़ काम वगैरह ये सब चीज़ें क्या है जो सिंपल मनुष्य होता है ना उन सब के जैसे जो ये करने लग गए थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब दोनों हम मिक्स हो जाएंगे तो हमें तो कुछ तो ऐसा जो है करना पड़ेगा जिससे क्या हम लगे अलग हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को जनजाति कहने लग गए उसे। ठीक है। उसके बाद आपका आता है जनजातियों का वर्गीकरण। देखिए अब ये जो है बिल्कुल अच्छे से आप बिल्कुल समझ जाओगे। 2 प्रकार के थे, हमने देखा था अभी 2 प्रकार के थे आपके, स्थायी विशेषक, अर्जित विशेषक। अब स्थायी विशेषक में आपका भाषा हो गया, जैसे भारतीय आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार है ना, ऑस्ट्रिक, तिब्बती वर्मा। तो ये सब क्या है, भाषा पर है स्थायी विशेषक जो पहले से ही है। शारीरिक प्रजाति के आधार पर आपको निग्रिटो, ऑस्ट्रेलाइडो, मंगोलाइड, द्रविड़, आर्य ये सब आपके हो गए। क्षेत्र के आधार पर 75% मध्य भारत में निवास करते हैं। मतलब जो आपके आदिवासी ये जो है आपके जनजाति जो है ये लगभग 75% जो आपका भारत है ना उसके उसमें 85% आपके देख लो जनजाति है वहाँ पर। 15% उत्तरी पूर्वी राज्यों में निवास करते हैं। उसके बाद आपका आता है अर्जित विशेषक। उसके बाद सबसे पहले आपका इसमें स्थायी विशेषक में आकार के आधार पर था जनसंख्या। बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति, सबसे छोटी जनसंख्या वाली आबादी। उसके बाद आपका आता है अर्जित में। देखिए क्या है अर्जित में, हमें पता है आजीविका के साधन हम सब क्या है अर्जित करते हैं। हिंदू समाज में समावेश होना, मतलब नए अर्जित में क्या आ गया, दूसरे धर्म के बारे में जानना। जैसे आजीविका के साधन आपका मछुआ, खाद्य संग्रह का खेटक, झूम खेती करना, कृषक, बागवानी है ना, औद्योगिक कारोबार लगाना। तो ये सब क्या आपका अर्जित है। हम सब क्या करते हैं, इसको अर्जित करते हैं, आजीविका के साधन, जीवन जीने के लिए साधन। तो आशा करता हूँ आप एकदम अच्छे से इसको समझ गए होंगे। उसके बाद आपका मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति दृष्टिकोण, मतलब जो मेन लोग जो है मुख्य धारा के समुदाय, उनके जनजातियों के प्रति कैसा उनका क्या था, दृष्टिकोण था। तो जनजातियों को राजनीतिक आर्थिक मोर्चे पर साहूकार और महाजनों, दमनकारी कुचरकों का सहना पड़ा।
अब जनजातियों क्या है, जो आपके साहूकार हो गए, जो पैसा वगैरह देते थे, महाजन हो गए, इन सब से क्या राजनीतिक जिनको प्राप्त था वो सब क्या इनको दबाते थे। तो 1940 के दशक के दौरान पृथककरण बनाम एकीकरण विषय पर बहस चली, तो यह तस्वीरें सामने आई। ठीक है, अब पृथककरण देखिए क्या होता है। पृथककरण वालों ने क्या कहा, कुछ विद्वानों का मानना था कि जनजातीय और गैर जनजातीय समुदायों में रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग जनजातियों का अलग अस्तित्व मिटाकर उन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। अब पृथककरण वाले क्या कहते थे कि हमें जो है ये अब तोड़ना चाह रहे हैं ये लोग साहूकार सब, हमें जो है ये सब हमारी स्थिति जो भी है हमारा यहाँ पर जो है पूरा जो है संसार जो है ख़त्म करना है, ये सब चाहते हैं। तो एकीकरण वालों ने क्या कहा, कुछ विद्वानों का मत था कि जनजातियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने क्या कहा एकीकरण वालों ने कि सबको मिला करके चलो भाई, और जो है विकास पर जो है जनजातियों के ध्यान दो। तो आशा करता हूँ आप जो है ये सब बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास आया आपका। तो राष्ट्रीय विकास और जनजातीय विकास आया कि राष्ट्र का विकास तो हो रहा था, लेकिन अब हमें ये देखना है क्या जनजातियों का विकास भी उनके साथ हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था। तो बड़ी बड़ी परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप जनजातीय समुदाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ। अब उन्हें क्या हुआ, जब नए नए, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ क्या हुआ कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं आई है ना, जिसके कारण जनजातियों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ गया। उन्होंने क्या कर दिया गया, एकदम वहाँ से उनके जंगल जो है काट दिए गए, उन सबको जो है वहाँ से भगा दिया गया। बड़े बड़े बांध बनाए गए, कारखाने स्थापित किए गए, खानों की खुदाई शुरू की गई। इस प्रकार से विकास के कारण क्या हो, जनजातियों का जो है विकास उनका जो है पूरा एकदम लाभ, जो इनको कुछ भी नहीं मिला लाभ। अधिकांश जनजातीय समुदाय वनों पर आश्रित थे। अब उनके वन ही छीन लिए गए, भारी धक्का लग गया है उनको। अब एक ही बार जो है वन छीन लिया जाएगा तो वो कहाँ से खाएंगे पिएंगे, कहाँ पर वो निवास करेंगे, कहाँ पर रहेंगे। तो जनजातीय संस्कृति लुप्त हो रही थी। क्या हो रही थी, विलुप्त हो रही थी, क्योंकि लोग जो है अब तो भाई जीने के लिए जो है शहरों में भागेंगे। तो विकास की आड़ में बड़े पैमाने पर उन्हें उजाड़ा गया था, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद आपके दो प्रकार के मुद्दों ने जनजातीय आंदोलन को तूल देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भाई उनका जो है जनजातियों को क्या हो रहा था, वहाँ से भगा दिया जा रहा था, तो वो अब चुप तो रहेंगे नहीं। उन्होंने क्या करा, आंदोलन करा। तो उन्होंने क्या करा, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, जातीय संस्कृति पहचान, ये दोनों साथ साथ चल सकते थे। उन्होंने क्या करा, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करा, उसके बाद संस्कृति को अपनाया, परंतु जनजातीय समुदाय में विभिन्नताएं होने से ये अलग भी हो सकते थे। अब क्या हुआ, सबने तो अपनाई नहीं थी, तो इसके कारण क्या हुआ, विभिन्नता जो है वहाँ पर देखने को मिल रही थी जनजातियों में खुद। उसके बाद आपका आता है एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग अलग राज्य की दर्जा मिल गया। सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम और फिर उनसे भड़के विद्रोह में पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समाज को भारी हानि पहुंचाई। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास जनजातीय समुदाय जैसे एक शिक्षित मध्य वर्ग का उद्भव हुआ। अब इसके में क्या हुआ कि नए राज्य का हुआ, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है नए राज्य, मतलब अलग अलग ये हो गए। अब क्या हुआ, इसके कारण जो है सरकार ने इसको क्या माना गया, जो लोगों के द्वारा कहा गया कि बहुत ज़्यादा कठोर कदम उठाया गया। इसके कारण क्या हुआ, जो शिक्षित मध्यम वर्ग का जो है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो है जनजाति जो थे वो क्या करने लगे, वो भी जो है शिक्षित होने लगे। अब आता है आपका परिवार। परिवार देखिए क्या होता है, परिवार है सदस्यों का वह समूह जो रक्त, विवाह, गोत्र संबंधों, नातेदारी पर जुड़ा होता है। इसी को हम सब क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। मूल या एकाकी परिवार, माता पिता और उनके बच्चे। मूल या एकाकी परिवार किसके कहते हैं, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे सिर्फ, उन्हें क्या कहा जाता है, एकल परिवार कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है विस्तृत या संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग, जो जैसे दादा दादी हो गए, माता पिता बच्चे, ये सब चीज़ें जब आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। और एकल परिवार किसे कहा जाता है, जब जिसमें माता पिता और उनके सिर्फ बच्चे हो। अब चलते हैं हम सब अपने अगले पर। अगला हमारा निवास स्थान के आधार पर। तो निवास स्थान के आधार पर आपका जो है पितृस्थानिक होता है, मातृस्थानिक होता है। मतलब जो आपका पिता के स्थान, मतलब नवविवाहित जोड़ा वर के माता पिता के साथ रहता है। यहाँ पर क्या है, पितृस्थानिक में जब शादी होती है तो वो किसके पास रहेगा, वर के माता पिता के पास। तो पिता के जो जगह पर रहेगा उसे कहते हैं पितृस्थानिक। और मातृस्थानिक में जब नवविवाहित जोड़ा जो है वधू के माता पिता के साथ रहेगा, मतलब जो लड़की होती है उसके घर पर जब रहेगा जा करके वो वधू, वो जिसकी शादी होगी, तो उसे हम बोलते हैं मातृस्थानिक, जो माता के स्थान पर रहते हैं। उसके बाद वंश के आधार पर आपका दो प्रकार से, एक पितृवंश होता है, एक मातृवंश होता है। तो पितृवंश में आपका हो गया जब जायदाद जो है आपका पिता से पुत्र को मिलती है, और मातृवंश होता है आपका जब जायदाद वो पिता किससे मिलती है, माँ से बेटी को मिलती है। तो उसे हम सब क्या कहते हैं, मातृवंश। जब जहाँ पर मातृ का जहाँ पर प्रभुत्व हो, और पितृवंश में आपका पिता का वहाँ पर क्या होगा, प्रभुत्व देखने को मिलेगा। उसका सत्ता के आधार पर देखिए आपके, तो पितृ सत्तात्मक होता है, मातृ सत्तात्मक होता है। तो पुरुषों की सत्ता
पर जब प्रभुत्व उसे पितृसत्तात्मक कहता है, मातृसत्तात्मक जिसमें स्त्री का जो है प्रभुत्व देखने को मिल जाए। उसके बाद आपका आता है नातेदारी से रिलेटेड, आपके परीक्षा में आ जाते हैं प्रश्न, तो मैं आपको बताया जाता हूँ। नातेदारी आपका क्या होता है? नातेदारी व्यवस्था है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त के संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं नातेदारी, एक होता है आपका विवाह मूलक नातेदारी और एक होता है रक्त मूलक नातेदारी। तो विवाह मूलक होते जैसे साला साली सास ससुर जो है ये सब क्या है विवाह मूलक, जब शादी होती है तो क्या होता है उसके बाद संबंध बनते हैं। लेकिन रक्त मूलक क्या है जो पहले से संबंध हो, जैसे माता पिता भाई बहन, ये सब क्या है पहले से संबंध बने होते हैं। तो यही है आपका नातेदारी के प्रकार। तो यही था आपका दूसरा जो तीसरा आपका जो चैप्टर था वही आपका ये लास्ट पार्ट था। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख ली होगी तो वीडियो जो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपका सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम सब अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।